Very good morning, students. Welcome to today's online class. We have seen in last lecture that what was the alpha particle experiment done by Geiger and Marsden, and what was the observation, what was the conclusion made by this experiment. So we have seen in that experiment that atom, when uh, number of alpha particles are incident on this atom, and we have seen that maximum number of alpha particle will go without any deviation, passes through this gold foil, or we can say atom, without any deviation, बिना किसी deviation के पास हो जाते हैं. Phi of them passes and deviated through small angle, deviated through small angle theta less than 90, or only one out of one 8,000, one out of 8,000, 8,000 में से एक पार्टिकल या एक अल्फा पार्टिकल होता है जो अपने पाथ में रीबाउंस हो जाता है, अपने पाथ में इस तरीके से रीबाउंस हो जाता है. तो यहाँ से जो कंक्लूजन मिला था वो हमने देखा था कि पहला कंक्लूजन ये था कि ये एम्प्टी स्पेस है, इसमें मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस है, पहला कंक्लूजन. सेकंड, जो कुछ डेविएट हो रहे हैं, it is because of the presence of electron, and these electron are revolving around the center part of the atom. और जो सेंटर पार्ट ऑफ एटम है वो सभी पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण एक 8,000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल है वो रिबाउंस हो जा रहा है. सो यहाँ से जो पिक्चर हमको मिला है, दिस पिक्चर इज दैट, कि ये एक न्यूक्लियस है. दिस इज अ न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल नोन एज प्रोटॉन. और जब अल्फा पार्टिकल इसके डायरेक्शन में किसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ में फ्लो होते हैं या इंसिडेंट होते हैं, तो इसके पास पहुंचते पहुंचते, चूंकि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, positively charged particle, and this is nucleus composed of whole positive particles inside this nucleus. न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस में है. सो जब ये पॉजिटिव पार्टिकल्स किसी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ इसके साइड, इसके डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसके पास आते आते जब इसके न्यूक्लियस के पास अप्रोच करते हैं या उसके साइड में जाते हैं, उसके और पास जाते जाते हैं, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, या इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, because it have also positive charge and alpha particle have also positive charge. तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स होता है, फोर्स लगता है, विच वॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जैसे ये इसके डायरेक्शन में मूव करता है और पास आते जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते जाती है, और डिक्रीज होने के बाद एक पोजीशन ऐसा आता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर नॉट पर, ऐसा सिचुएशन आता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 हो जाती है, और ये जो पोजीशन कहलाता है, या डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस at which the alpha particle comes into at rest,
या उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है. सो दिस इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. इसलिए इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि यहां पर आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई. मीन्स इट हैव नो एनी फर्दर मोशन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. अब चूंकि रिपल्सिव फोर्स है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में फिर से मूव करना स्टार्ट करेगा और ये रिबाउंस हो जाएगा. सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट विच द अल्फा पार्टिकल बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम 0. तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द point at which the kinetic energy of alpha particle becomes 0 is known as distance of closest approach. So यहाँ से हम देखते हैं कि let the m is mass of proton mass of alpha particle moving with velocity v. So what will be the kinetic energy of kinetic energy of alpha particle? Kinetic energy of alpha particle will be half mv square, and due to the positive charge composed in the nucleus, what will be the potential energy created around the nucleus? Potential, yeah, we can say electric field acquired by the charges of nucleus composed in the nucleus में जो चार्ज है उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ये अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल किसी पॉइंट पर, उस न्यूक्लियस के अराउंड किसी पॉइंट पर एक पोटेंशियल क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसके कारण वहां पर एक उस अल्फा पार्टिकल पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी. सो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ये होता है 2e पॉजिटिव, 2e होता है प्लस 2e, एंड चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, because we have gold foil 79 is equal to Z is equal to 79. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं गोल्ड फॉइल में या गोल्ड एलिमेंट में वो 79 होता है. सो वी हियर पुट Z प्लस ZE. दिस इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं अगर किसी मेटल फॉइल का ले रहे हैं, and Z is the number of proton, then charge of nucleus is plus ZE. So what is the potential energy of alpha particle due to this nuclear positively charged nucleus? Potential energy of alpha particle is equal to ZE into 2E upon 4 pi epsilon naught R. This will be the potential energy of alpha particle when it comes to the comes near to the न्यूक्लियस के किसी डिस्टेंस r पर आके सिचुएट होगा, या उस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड होगा उस अल्फा पार्टिकल के द्वारा. दिस विल बी ZE into 2E upon में 4 pi epsilon naught R. So potential energy of alpha particle, ये जो फॉर्मूला आया है we have seen in इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़े होंगे. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अ पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जाके किसी पॉइंट पर स्टे करता है, तो उस पर वहाँ उस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है
वो होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है इनटू उसके चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल उसका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से मैक्सिमम से कम होते होते इस पॉइंट पर आर नॉट पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आने के कारण जो उस पर पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड होगा, इस अल्फा पार्टिकल के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी जितना एक्वायर्ड होगा वो उसके काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? is kinetic energy is equal to half mv square and potential energy is equal to ze 2e upon 4 pi epsilon naught r। it distance r is equal to r naught। यहाँ पर we can say kinetic energy totally transform into potential energy। so half mv square is equal to ze into 2e upon 4 pi epsilon naught r naught। यहाँ से we can find out r is equal to, this will be 2ze square upon 4 pi epsilon naught half mv square। this will be the equation of expression for the distance of closest approach। closest approach r नॉट के आगे कोई भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के और करीब नहीं जा सकता है। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ one more concept is there, that is impact parameter। impact parameter, let us consider a nucleus just like in distance of closest approach, it is the line going through the center part of nucleus। center part of nucleus से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब इससे इस स्ट्रेट लाइन से या एक बोल सकते हैं इनिशियल स्ट्रेट लाइन से इससे डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से ट्रेवल करके आएगा और यहाँ से इस तरीके से डेविएट हो जाएगा, बिकॉज so many alpha particles are incident on this particular gold foil, or we can say in atom, and deviated in different angles। इस तरीके से different angles में deviate हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स खुद अपने इनिशियल पाथ में बट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसके जो सेंटर पॉइंट से जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, इट इज द वी कैन से वेलोसिटी वेक्टर या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। मीन्स उसके अल्फा पार्टिकल का इनिशियल जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन शो करता है। दिस स्ट्रेट लाइन।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पर, यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस पर, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर से मूव कर रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर से मूव कर रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ नीचे से मूव कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट उसके मिड पॉइंट के डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर ये क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं या न्यूक्लियस के तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। दिस इज अ न्यूक्लियस। इसके जो सेंटर पॉइंट से ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन से जितने डिस्टेंस पर अल्फा पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं, सभी का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ऑल अल्फा पार्टिकल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल इन सेम डायरेक्शन। सभी के सभी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इसके जो सेंटर जो लाइन है उससे कुछ डिस्टेंस में ही सभी कुछ ना कुछ डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहां से जितना डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा वो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाता है, रिप्रेजेंटेड बाय बी। इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। और यहां से हम देखेंगे कि इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, मींस इस सेंटर जो लाइन से जितना ज्यादा दूरी पर वो ट्रैवल करेगा, उतना ज्यादा उसका हम देखेंगे कि उतना ज्यादा न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट से दूरी पे होगा वो। इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस बना के चल रहा है, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसका डेविएशन उतना कम होगा। बहुत दूर से जब ये क्रॉस इस तरीके से ट्रेवल करके जाएगा, सो देयर विल बी वेरी लिटिल डेविएशन। यहां पर से ट्रेवल करके जाएगा, देन थोड़ा सा ज्यादा डेविएशन होगा। इसी तरीके से यहां पर ट्रेवल करके जाएगा तो ज्यादा डेविएशन होगा, थोड़ा दूर से और ट्रैवल करके जाएगा तो थोड़ा कम डेविएशन होगा। इस तरीके से जो इम्पैक्ट पैरामीटर इज द डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, या वी कैन से परपेंडिकुलर distance of the path of alpha particle from the velocity vector, yeah, we can say initial velocity vector of alpha particle। जो अल्फा पार्टिकल होगा वो जितने डिस्टेंस पर उसके वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने डिस्टेंस पर होगा, इट इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल। तो इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, दैट विल फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतना ज्यादा दूरी उसका न्यूक्लियस से होगा, एंड इसका डेविएशन उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा वो न्यूक्लियस से दूर होगा उतना कम डेविएशन शो करेगा। एंड जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर लगभग मिनिमम होगा, मीन्स वी कैन से बी की वैल्यू मिनिमम होगी या वी कैन से 0 होगी, मीन्स इस सेंटर लाइन पर ये ट्रेवल करेगा, वो न्यूक्लियस से विद द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वहां से फिर से अपने पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगा, रिबाउंस हो जाएगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। ऑन इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट पैरामीटर या विथ इंक्रीज इन इम्पैक्ट पैरामीटर, डेविएशन डिक्रीजेस, डेविएशन कम होगा, क्योंकि उस पर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स कंपोज्ड इन द न्यूक्लियस होगा उसका इफेक्ट कम पड़ेगा उस पर। सो दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। And what was the result? Yeah, what was the effect of impact parameter? I will write here
three conditions. First one, for small value of impact parameter, there is large scattering angle. न्यूक्लियस से ये जितना कम डिस्टेंस पर होगा, मींस इम्पैक्ट पैरामीटर इसके इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा डेविएट करके इस तरीके से वापस आ जाएगा अपने जो डायरेक्शन है उसमें क्या करेगा, वो चेंज करेगा. सो फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर देयर इज लार्ज स्कैटरिंग एंगल लार्ज होगा. एंड सेकंड इज for head on collision. Head on collision means directly in direction of nucleus. ये न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट के तरफ क्या होगा, डायरेक्टली इंसिडेंट होगा. मीन्स इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा या मिनिमम होगा. इस केस में क्या होगा, अल्फा पार्टिकल इज रिबाउंस्ड. अल्फा पार्टिकल रिबाउंस हो जाएगा. एंड थर्ड केस, फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर, there is nearly undeviated alpha particle goes nearly undeviated or get small deflection. या तो बहुत मिनिमम डिफ्लेक्शन होगा या लगभग विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के ये इस तरीके से पास हो जाएंगे. बिकॉज दे आर फार फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर के जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके फोर्स के इफेक्ट से थोड़ा सा दूर पर हैं. सो फॉर द लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल गोस नियरली अनडेविएटेड, बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगा. नाउ फ्रॉम दिस ऑल कंक्लूजन्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, इसका एक शॉर्ट में देख लेते हैं. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इफ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर डायरेक्टली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, so what are their points to be noted? Every atom consists of a tiny central core. हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से देखा कि एक पार्टिकल ही 8000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ही वापस आ रहा है. मीन्स इट हैव अ सेंट्रल कोर known as atomic nucleus. The atom has a central core consisting almost mass in it known as atomic nucleus. This is the first point. Rutherford atomic model जो दिया था. The second is the size of nucleus is of order 10 to the power minus 15. The size of nucleus is of order 10 to the power minus 15 m meter, which is
comparatively very small with respect to size of atom. I have given you one example about the cricket ground and a football or a tennis ball kept between in the center part of this cricket ground. So this is the size of atom and this is size of nucleus. So you can imagine how small it is. The size of nucleus is very small in compare to the size of atom. एटम के साइज से बहुत छोटा होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस का. सो साइज ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर. So this is the second point. Third point, an atom as a whole is electrically neutral. ये चीज तो थॉमसन ने भी कहा था कि जो न्यूक्लियस एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. An atom as a whole is electrically neutral. And electrons are positive charges are composed in nucleus of the atom. Positive charge these are composed in nucleus and electron revolves around the nucleus. So these are the points, or we can say atomic model given by Rutherford. So this model of Rutherford was accepted at that time, and there are few successes, or we can say few merits of Rutherford in that time, that it can explain the following things. कुछ कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने सेटिस्फाई किया था दिस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने. सो सक्सेस ऑफ रदरफोर्ड, इनका जो एटॉमिक मॉडल बना था इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन मिला था उसी ऑब्जर्वेशन को लेके रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया था. तो उस एटॉमिक मॉडल में जो प्रॉपर्टीज होंगे वो रिलेटेड टू द अल्फा स्कैटरिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट के कारण जो हमको प्रॉपर्टीज या ऑब्जर्वेशन मिले हैं वो उसके प्रॉपर्टीज होंगे. तो सक्सेस ऑफ Rutherford atomic model, it could explain the large angle scattering. थॉमसन ने इस लार्ज एंगल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. जैसे ही न्यूक्लियस पर इंसिडेंट होता है तो स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन तो हमको पता चल रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पैक्ट पैरामीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर जब इंक्रीज होगा तो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन some of their particles, alpha particle deviated greater than 90 degree, theta greater than 90 degree, 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हो रहे थे. दिस वॉज कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय द थॉमसन एटॉमिक मॉडल. जे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो. सो रदरफोर्ड ने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया. इट कैन एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग. It can explain large angle scattering. Second, it justify the classification of elements on the basis of atomic number. It can justify, we can say it justify
the classification of element on the basis of atomic number. It means जो पहले periodic table बन रहे थे वो atomic weight, on the basis of atomic weight बन रहे थे, लेकिन रदरफोर्ड ने उस जो क्लासिफिकेशन जो एटॉमिक वेट के बाद जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनना स्टार्ट हुआ, तो उसको जस्टिफाई कर पाया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने. सो दिस आर द मेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड, बट इट्स मॉडल हैव सम डीमेरिट्स आल्सो. ये मॉडल में कुछ डीमेरिट्स भी हैं. पहला डीमेरिट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि डीमेरिट्स कब बनते हैं या कब आते हैं, जब इसका फर्दर स्टडी किया जाता है और इसी पर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है और उस कॉन्सेप्ट को ये जो मॉडल दिया गया होता है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है. सो दिस इज नोन एज द डीमेरिट ऑफ दैट मॉडल. अब इस मॉडल में डीमेरिट्स क्या है ये देखते हैं. हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इट इज द nucleus part of atom and electrons are revolving around the nucleus. So these electrons have energy because having rotational motion कर रहे हैं means it should have some energy to rotate around the nucleus के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो इनके पास कुछ एनर्जी होगी. और फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉन्सेप्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या रोटेट करते हैं तो इट शुड रेडिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा में होता है कि इसके जो मूवमेंट के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब ये एनर्जी जब रेडिएट कर रहे हैं देन इट्स एनर्जी शुड बी डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इसमें मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं. देन देयर शुड बी डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए. लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है देन द रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी चेंज. क्या होना चाहिए उसका, धीरे धीरे रेडियस ऑफ ऑर्बिट शुड बी चेंज होते होते इस तरीके से इसका जो पाथ है इस तरीके से बनना चाहिए इन स्पाइरल शेप. एंड एट लास्ट जब उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी तो वो कहाँ गिर जाना चाहिए, इट शुड फॉल इन द न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता है और इस चीज को जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इसके बाद आया बोर का एटॉमिक मॉडल जिन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो इस न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते हैं. सो वी विल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बोर का एटॉमिक मॉडल क्या है. उससे पहले देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसका जो रेडियस होगा, जिस रेडियस के ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहे हैं उसका रेडियस क्या होगा एंड वेलोसिटी क्या होगी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट. This is the atom.
and inside this the center part या core part of atom is nucleus, and from the atomic model of Rutherford, electrons revolving around the electrons revolving around the nucleus of the atom, atoms के न्यूक्लियस के जो अराउंड है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं with some kinetic energy, some having some kinetic energy, तभी वो क्या कर रहे हैं, उस पर रोटेट कर पा रहे हैं या ट्रेवल कर पा रहे हैं ऑर्बिट किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्बिट में. दिस ऑर्बिट इज डायनेमिकली stable orbit because at stable condition the radius of orbit of electron does not change. ये फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, और उस ऑर्बिट पर ये रोटेट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द velocity of that orbit. So we have known that this nucleus is composed of positively charged. जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में वो सभी के सभी न्यूक्लियस में होते हैं. सो न्यूक्लियस इज टोटली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एंड दिस ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके आसपास एक क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं. सो ड्यू टू द दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दिस इलेक्ट्रॉन्स गॉट रिफ्लेक्टेड, रिपल्सिव फोर्स उनके बीच में अप्लाई होगा, सॉरी अट्रैक्टिव, बिकॉज हैविंग different charge attract each other. पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं. देन इट शुड हैव काइनेटिक एनर्जी आल्सो. सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है दे आर रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग kinetic energy. This kinetic energy because of centripetal force क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी एक पॉइंट के अबाउट में इस तरीके से रोटेट करता है तो उसके उस पॉइंट के डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है, दिस फोर्स इज known as centripetal force. So this revolution of due to the revolution of electron around the nucleus उस पर क्या हो एक्ट होगा, ये centripetal force एक्ट होगा, and this centripetal force will be equalized by the electrostatic force. in this concept हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और उन पर रिवॉल्यूशन के कारण कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ऑर्बिटल मोशन, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, एंड सेकेंड फोर्स एक्ट ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Electrostatic force represented by Fe, and at the dynamically stable orbit, जब ऑर्बिट स्टेबल है तो उस स्टेबिलिटी के लिए द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फॉर
dynamically स्टेबल ऑर्बिट, अगर हम इसको एक हाइड्रोजन एटम के लिए कंसिडर करते हैं, सो हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. सो प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रोटेट करेंगे. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है C इज इक्वल टू mv² अपॉन r. अगर हम कंसिडर करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m मूविंग विथ वेलोसिटी v. अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, दो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, this will be equal to mv² upon r, and electrostatic force Fe. Electrostatic force will be, since having 1 electron and 1 proton, this will be E² upon में 4 pi epsilon naught r square. This will be the Fe is equal to E² upon 4 pi epsilon naught r square, and for the dynamically stable orbit, this will be the condition for the stable orbit. So Fc centripetal force mv² upon r is equal to E² upon 4 pi epsilon naught r square. So from this relation we will get a value of r by transferring r from this side to this side. R square upon r, moving mv² towards this side, E² upon 4 pi epsilon naught mv². So from the here r square and r, 1 r will be cancelled. So r is equal to E² upon 4 pi epsilon naught mv². This is the relation for the radius of circular orbit of electron moving in around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो जिस रेडियस के ऑर्बिट से मूव करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी r इज इक्वल टू E² अपॉन 4 pi epsilon naught mv². ये रिलेशन हमको मिल गया. यहाँ से हम वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. v² इज इक्वल टू E² अपॉन 4 pi epsilon naught m r. This is relation number 1. This is relation number 2. And from this kinetic energy of electron moving in orbit with velocity v and radius r, half mv², putting the value of v² from this equation, half m E² upon 4 pi epsilon naught m r. From this kinetic energy will be m to m cancel. So from here E² upon 4 pi epsilon naught, this will be 8 pi epsilon naught r. This is the kinetic energy of electron moving in orbital of radius r. This will be equation 3. Question number 1, radius of orbit. Equation number 2, v²
From here we can calculate, we can find V is equal to E upon में under root 4 pi epsilon naught mr. So from equation number 2 we can calculate the value of V. Now from equation number 2 and equation number 3 we get kinetic energy. This is the kinetic energy of electron. Now potential energy of electron. So what will be the potential energy of electron? Potential energy of electron will be having one charge inside this nucleus and one charge moving around this nucleus with radius r. r रेडियस डिस्टेंस उस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस r पर है. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. Since this is a bound force, means electrons bonded with this atom के साथ में बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है. So this will come in negative sign. So this negative sign indicates the direction of force. Negative sign indicates direction of force opposite to radius. रेडियस इस डायरेक्शन में है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी कम इन विथ माइनस साइन. माइनस साइन इंडिकेट्स दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन बाउंड स्टेट. अगर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में नहीं होता. सो फ्रॉम हियर we have kinetic energy and potential energy. So what will be the total energy of electron? From here, total energy of electron, kinetic energy plus potential energy. From this E square, total energy represented by E square upon 8 pi epsilon naught r square, r only r, minus E square upon 4 pi epsilon naught r. So from this relation we will get the total energy. E will be minus E square upon 8 pi epsilon naught r. This will be the total energy of electron revolving around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी जो टोटल एनर्जी होगी, दिस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो लेट अस सी वन एग्जांपल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं. numerical example to understand the concept of potential energy and kinetic energy of electron orbit. Question is the energy required to separate a hydrogen atom. ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन एटम में फिर ओनली एक प्रोटॉन होता है एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है. न्यूक्लियस जो कंपोज होता है न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एंड उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. बट यहाँ देयर इज नो एनी न्यूट्रॉन्स, हैविंग ओनली प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम, या वी कैन से proton and electron. The energy required to separate a hydrogen atom is 13.6 electron volt.
उस इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन के साथ बंधे हुए रोटेट कर रहे हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का ये टोटल एनर्जी होगा। नाउ calculate the calculate the orbital radius and the velocity of electron. Calculate the orbital radius and velocity of electron. So we are having total energy is equal to 13.6 electron volt. It is in electron volt. We should convert it into joule, into 1.6 into 10 is the power minus 19 joule. So what will be the equation relation for the total energy? E is equal to E square is in minus E square upon 4 pi epsilon naught R, that is equal to, जब हम इसको इसको कैलकुलेट करेंगे, so what will be the value 13.6 into 1.6, it will be minus 2.2 because the E will be negative, total energy will be negative, minus 2.2 into 10 is the power minus 18 joule. So this will be the energy. We have to calculate orbital radius. We have to calculate orbital radius. So radius will be E square upon 4 pi epsilon naught R, E, capital E, and 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 इज द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. So this is the value of 1 upon 4 pi epsilon naught. Put these values, 9 into 10 is the power minus plus 9 into 1.6 into 10 is the power minus 19 की power 2. Here value of E minus 2.2 into 10 is the power minus 18. This equation is already in negative sign, so negative will be positive. So from this equation, value of R will be, you can calculate by solving this numerical operation. We find the radius of orbital will be 5.3 into 10 raised the power minus 19 power 2. So here will be minus 11 meter. So this will be the orbital radius, and with this velocity of revolving electron, we have got that equation, v square is equal to E square upon 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught and m r. That was the equation. So from here v is equal to E square upon 4 pi epsilon naught mr under root and E upon में under root 4 pi epsilon naught mr. By putting these values from given data, we will calculate the value of V. For the mass of electron, 9.1 into 10 is power minus 31 kg. This is the mass of electron. So by putting the value 1.6 into 10 is power minus 19 upon under root 1 upon 9 into 10 is the power 9 into mass of electron
9.1 into 10 raised power minus 31 into r. We have got value of r 5.3 into 10 raised power 11. On solving this, we will get 2.2 into 10 raised to the power 6 meter per second. So this will be the solution. Velocity of orbital electron and radius of electron revolving around the nucleus. 5.3 into 10 is the power comes with the minus 11 meter. So these are for the today's class. Thank you one and all.